नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वक्त चला है सबसे सार्थक बहस ललकार का। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावी सर्वे को समझने के लिए, जी हां, 5 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के लिए महज कुछ दिन बचे हैं। लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लिए दिन ब दिन भारी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर सीटों के पता करने का तनाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। और इसी बीच नेताओं की तरफ से नए नए मुद्दे और वादे भी जनता के बीच में परोसे जा रहे हैं। साथ ही एक बात और भी है, साफ है कि इन चुनावों के खत्म होते ही आम चुनावों की भी बिसात बिछ जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के असर और संदेश क्या रहने वाले हैं, आज वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी सर्वे की। अलग अलग एजेंसियों के सर्वे आए हैं और वे सर्वे क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी एजेंसियों ने क्या सर्वे की हैं, सर्वे में क्या कुछ आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो इंडिया टीवी ने सर्वे किया है मध्य प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 110 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं और 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। यानी 230 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 115 बहुमत से 1 सीट कम नजर आ रही है। ये इंडिया टीवी का सर्वे है मध्य प्रदेश का। अब आते हैं राजस्थान की हम बात करेंगे। इंडिया टीवी ने राजस्थान में भी सर्वे किया, जहां पर 200 सीटें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नजर आ रहा है। राजस्थान में 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 72 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें। यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। यह इंडिया टीवी का सर्वे है। और उसके बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। यहां पर भी इंडिया टीवी का जो सर्वे किया गया है उसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस के खाते में 50 सीटें और अन्य के खाते में 2। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है इंडिया टीवी के इस सर्वे के मुताबिक, और बहुमत के साथ बनाती नजर आ रही है। इंडिया टीवी का यह सर्वे है। और अगला जो सर्वे है वो जी न्यूज का सर्वे, वो बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश में जी न्यूज ने जो सर्वे किया उसमें पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 132 से 146 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 84 से 98 सीटें जा रही हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें। यानी यहां पर जी न्यूज और इंडिया टीवी का यदि हम सर्वे देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये कॉमन दोनों सर्वे में नजर आ रहा है। और अगला सर्वे हम देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसमें कांग्रेस के खाते में 113 से 125 सीटें जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 104 से 116 सीटें जा रही हैं, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें यहां पर लेती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। यानी सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस यहां भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल सकती है मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी सी वोटर ने सर्वे किया, उसमें कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 127 से 137 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें। यानी सी वोटर के मुताबिक भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से दावा लगातार ये किया जा रहा है कि राजस्थान में रिपीट करने जा रही है कांग्रेस। लेकिन ये सी वोटर का सर्वे है, अपना सर्वे है। छत्तीसगढ़ में अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के खाते में 45 से 51 सीटें नजर आती जा रही हैं। यानी यहां पर भी कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है सी वोटर के मुताबिक। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 39 से 45 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। ये वो आंकड़े हैं जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किए हैं और उन सर्वे के मुताबिक ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी एजेंसियों के क्या कुछ सर्वे के जो आंकड़े आए हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर तेलंगाना का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो सी वोटर ने तेलंगाना में जो सर्वे किया वहां पर कांग्रेस 48 से 60 सीटें पाती नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस जो है बड़ी बढ़त बनाती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को महज 5 से 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीआरएस जो कि वर्तमान में वहां पर सत्ता में काबिज है, उसको 43 से 55 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बड़ा नुकसान बीआरएस को होता नजर आ रहा है।
अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें, यानी 119 सीटों में कांग्रेस को यहां पर 48 से 60 सीटें मिलती नजर आ रही। कांग्रेस और बीआरएस में कांटे की टक्कर बताई गई है। यहां पर तेलंगाना की यह स्थिति है, सी वोटर ने सर्वे किया है। अगली तस्वीर, और मिजोरम का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो मिजोरम में एमएनएफ 13 से 17 सीटें पाती नजर आ रही है, कांग्रेस 10 से 14 सीटें और जेडीपीएम 9 से 13 सीटें, और अन्य के अगर हम जिक्र करते हैं तो 1 से 3 सीटें। यहां पर 40 सीटें हैं। यहां पर भी अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस 10 से 14 सीटें पाती नजर आ रही है, जबकि एमएनएफ 13 से 17 सीटें। कांग्रेस यहां भी दावा कर रही है कि हम यहां कैसे भी करके जोड़ तोड़ कर गठबंधन करके कैसे भी सरकार बनाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। अगली तस्वीर, तो राजस्थान का आप देख लेते हैं। ये न्यूज 24 फेस मीडिया ने जो है ये सर्वे किया है, उसमें जो है कांग्रेस के खाते में 91 से 101 सीटें जा रही हैं। ये हम जिक्र कर रहे हैं राजस्थान का, और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 95 से 105 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये वो आंकड़े हैं जो हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से अलग अलग एजेंसियों ने जो सर्वे किया है, उन सर्वे के मुताबिक कहां पर किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। दावे तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं कि हम सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, और खास तौर पर इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सीटें हो जाती हैं, महत्वपूर्ण जो राज्य हो जाते हैं, वो हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो जाते हैं। इनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है, बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के मायने क्या हैं, और इन आंकड़ों के जरिए जो बाद में नतीजे आएंगे, यानी जो जनता जब मतदान करेगी उसके बाद जो नतीजे आएंगे, वो संदेश क्या देने की कोशिश करेंगे, और क्या संदेश, उसका क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं। यासिर जिलानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ राकेश शेट्टी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर। सौरभ दुबे जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये जो आंकड़े अभी हमने दिखाए, आंकड़े क्या मायने रखते हैं और आपका गणित क्या कुछ कह रहा है? और सवाल इसके साथ एक और जोड़ देते हैं कि क्या इन 5 राज्यों में, क्योंकि स्थानीय मुद्दे तो है ही, कोई राष्ट्रीय मुद्दा होगा जो 5 राज्यों में गूंजेगा और उसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और उसका असर देखने को हमको मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो आपने सर्वे दिखाया है, अन्य चैनलों के माध्यम से जो सर्वे किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होता दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जहां पर जैसे राजस्थान में सरकार उनकी आती दिख रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन नहीं दिख रहा है, और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिख रही है, और मिजोरम में भी देखिए बड़ा जो गणित है मिजोरम का, हाँ। वो भी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इवन बीआरएस वहां पर भी जो है, तेलंगाना में भी जो है, उसके साथ भी मतलब कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो सर्वे के हिसाब से तो अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो नुकसान अगर दिख रहा है सर्वे के हिसाब से, तो मुझे लगता है अगर वो 10-5 सीटों का अंतर होगा तो जो प्रधानमंत्री जी की रैलियां शुरू होंगी, हाँ। और जो पूरी प्रचारक लिस्ट है इनकी जब वहां पर चुनाव प्रचार शुरू होंगे, जब रैलियां शुरू हो जाएंगी, तो वो तो आप समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा तो उसके बाद समीकरण बदल जाएंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैलियां जहां जहां पर होती है, वहां पर वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से बढ़ जाता है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो देखिए राजस्थान में, तीनों जगह क्या होता है कि केंद्रीय मुद्दे हावी होते हैं। जब भी यहाँ पर सरकार बनी है, तो चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, केंद्रीय मुद्दे जो है, जो सेंट्रल की योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से बहुत हावी रहती है इन प्रदेशों के अंदर। उसका कारण ये है कि जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और ये मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र है, हाँ। इसके लिए जो चूंकि आदिवासी क्षेत्र भी है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी, तो केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं, जब केंद्र सरकार जिसकी भी रही है, उसने योजनाओं लाने का प्रयास किया है अपनी तरफ से। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार रही है, तो उसने ओबीसी के ऊपर बहुत काम किया है। आप इससे मतलब इस बात को देखेंगे, सही साबित होगी कि 2019 में ओबीसी का वोट प्रतिशत कितना बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को गया था। अब मूल रूप से आपको देखने वाली बात यह है कि महिलाओं का वोट, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ। महिलाओं का भी एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गया था, और अन्य राज्यों में जब चुनाव हो रहा है तो महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को बढ़ रहा है। क्योंकि मैं महिलाओं के वोट की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान जो क्रिमिनल रेट में अभी 5 सालों में
39% जिसका क्रिमिनल रेट बढ़ करके निकल करके आया, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जो महिलाओं की योजना थी वो अच्छे से लागू नहीं हो पाई, या शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो बालिकाओं के लिए और उनके लिए अन्य प्रकार की योजनाएं लाई, तो एक महिला वोट प्रतिशत, क्योंकि महिला आरक्षण की अभी बात हुई थी, अभी 1-1.5 महीना पहले महिला आरक्षण पर पूरा जोर शोर से बात हुई थी, और महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व चाहती हैं, वो विधानसभा के अंदर भी चाहती हैं और लोकसभा के अंदर भी चाहती हैं। तो अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत उनका बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो ये आप देखने वाली बात होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही लगातार बढ़ेगा या अन्य पार्टियों की तरफ जाएगा। बिल्कुल, महिलाओं का आपने जिक्र किया सौरभ जी, महिलाओं का वोट प्रतिशत तो अब देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़ करके मतदान करती हैं। लेकिन ये जो आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे थे, अगर इंडिया टीवी का हम जिक्र करें तो उसमें और जी न्यूज में तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन सी वोटर का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि अभी वहां पर रैलियां शुरू नहीं हुई हैं। अभी जब केंद्रीय नेताओं की रैलियां शुरू हो जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि वो विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय चेहरा है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोकप्रिय नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री के रैली के बाद से जो है ये तस्वीरें, ये आंकड़े और अभी बदलेंगे। हाँ, उनकी लोकप्रियता का फायदा निश्चित रूप से वहां की राज्य सरकारों को मिलेगा। जो डबल इंजन जहां पर सरकारें थी वहां भी, और जहां पर सरकारें नहीं थी वो 50% ये बढ़कर के आंकड़े निकल करके आएंगे जब से प्रधानमंत्री जी वहां पर रैलियां अपनी स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है जी। राकेश जी, कैसे आप संभाल पाएंगे? क्योंकि देखिए, सौरभ जी कह रहे हैं अभी जो आंकड़े हैं ये तो आंकड़े आ रहे हैं, सर्वे हैं, अलग अलग एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, वो अपने मुताबिक ये आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जैसे ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, उस रैली के बाद ये जो तस्वीर है, ये जो आंकड़ों की तस्वीर है, ये अभी और बदलेगी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में जिस तरीके से देखने को मिल रही है, तो सीटों में भी इफेक्ट करेगी वो लोकप्रियता। जनता पार्टी घबराई हुई है। आज उनके पास जिस मध्य प्रदेश में 3 से 4 बार शिवराज सिंह चौहान जी वहां से मुख्यमंत्री रहे, आज वो शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तक नहीं लेने को तैयार। आज का सिटिंग मुख्यमंत्री का आप नाम नहीं लेते, तो नरेंद्र मोदी जी जाकर कहते मध्य प्रदेश में कि आप कमल को देखिए, कमल को देकर वोट डालिए, मतलब आप आपके मुख्यमंत्री को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और ये राकेश जी, चेहरा नाम न होने पर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। आप अपने नेताओं की बात करिए। आप मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि आप किस लिए शिवराज सिंह चौहान जी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। हम जानते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा व्यापक घोटाला का आरोप है, और ये लास्ट जो चुनाव का जो मैंडेट था, ये तो कांग्रेस का क्लियर मैंडेट था। ये तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कुछ विधायकों का अपने तरफ करके लोगों का जो सरकार को गिराकर आपने वापस सरकार बनाई, और मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की जनता जो है वो तैयार बैठी है। अमित शाह 1 हफ्ते में 3 बार मध्य प्रदेश जाते। आप कांग्रेस की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे? कांग्रेस किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस बड़े आंकड़ों में पीछे जा रही है। राजस्थान में तो बहुत बड़े अंतर से राजस्थान पीछे है, राजस्थान में। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तो अपने घर के अंदर के मुद्दों को कब सुलझाएंगे? जो आपके आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय जी का मुद्दा है, उसको कब आप जाकर के उसको सुलझाएंगे? राकेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात करिए। आप लोग ने किस तरह कांग्रेस के लोगों के छोड़कर लिया है, दुबे जी वो सब देख रही है, समझ रही है। आपसे नाराज होकर के गए भाई, आप 21 को कैसे तोड़ सकते हैं? अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, उपेक्षा करेंगे। राकेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में आप जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बचपन से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, और पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में बढ़ चढ़ करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया था। इस बात को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करता है। लेकिन जब उनकी उपेक्षा हुई, आपके पार्टी के अंदर उनकी उपेक्षा की गई, तब उन्होंने पार्टी तब छोड़ी जब 21-22 विधायक और आपकी पार्टी से नाराज। अच्छा, ठीक है, एक कड़वा सत्य है, इसको सौरभ जी आ रहे हैं आपके पास, सौरभ जी आएंगे आपके पास। नहीं, ठीक है राकेश जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, देखिए सौरभ जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, वो तो अपने रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? लोकप्रियता का उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपके पास ऐसा कौन नेता है जिसकी इतनी लोकप्रियता हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीट कर रहा हो या उनसे कम्पीट कर रहा हो? तो ऐसी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? सीटों में परिवर्तन तो होगा रैलियों के बाद, जाहिर है। मुझे तो ये याद है योगेश जी, हाँ, जब उत्तर प्रदेश का
असेंबली इलेक्शन था, तो आप ही लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास यूं भी है, आपके पास कौन है। आज स्टेट इलेक्शन चल रहा है, तो उधर भी आप नरेंद्र मोदी जी को ला रहे हैं। आप लेके आइए, आपका सिटिंग मुख्यमंत्री है। आप चुनाव, स्टेट असेंबली का जो चुनाव होता है वो नेशनल चुनाव से अलग होता है। देश का चुनाव में आप प्रधानमंत्री को दिखा रहे बड़ी कोई बात नहीं, मगर अब स्टेट इलेक्शन में भी आप प्रधानमंत्री को लाना पड़ता है। ये जरूरत आपको क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि आपको खुद आपके शिवराज सिंह चौहान के ऊपर विश्वास नहीं है, और बहुत जल्द मध्य प्रदेश की जनता जवाब दे देगी। इनकी सुई शिवराज सिंह चौहान सौरभ जी वही बात तो बोल रहे हैं, सौरभ जी वही बात बोल रहे हैं राकेश जी, वहां पर जो मतदान पड़ेगा, और सौरभ जी क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो यही कह रही है कि भाई हमारे पास एक नेता है, उसी के नेता के नाम पे वोट पड़ता है, और एक हमारे पास सिंबल है, उस सिंबल पे कमल का फूल, उस पे जनता जाती है। तो स्टेट में आपके पास कोई नेता नहीं है, ये मान के कर रहे हो? नहीं, तो वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि हम डिसाइड करेंगे, हमारा विधायक दल का जो जब हमारा चुनाव हो जाएगा, अगर हम जीतते हैं तो विधायक दल ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश में, ये कहना चाह रहे हैं आप? इंदिरा गांधी जी जब सबसे लोकप्रिय थी तो उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़े जाते थे क्या? वहां पे आपके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब सौरभ। देखिए, जब आपके यहाँ इंदिरा गांधी लोकप्रिय थी, प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के आधार पर प्रदेशों के अंदर चुनाव लड़ करके उनकी लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती थी। ये भी एक सत्य है, मैं तो स्वीकार करता हूँ, आप स्वीकार नहीं कर रहे इस बात को कि इंदिरा गांधी लोकप्रिय थी। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, किसी भी पार्टी का चेहरा हो, तो अपने वो तो चुनाव के अंदर उतारेगा ना, क्योंकि चुनाव तो जीतने के लिए आती है पार्टियां, और वहां पर तो बड़े बड़े 5 चेहरे हैं भाई। आप केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद बन के विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग देखिए कि आपका चेहरा कौन है? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में जो विवाद चल रहा है, कपड़ा फाड़ने का, वो विवाद कब सुलझाएंगे? कब आप लोग सुलझाएंगे? आपने सीटों को पहले टिकट किसी और को दिया, और अभी 7 चलिए ठीक है, टिकट वापस दूसरे लोगों को दिया। ये पार्टी के अंदर उठा पटक अभी तक चल रही है, इसको कैसे आप सही करेंगे? और साथ ही साथ आपके गठबंधन की समाजवादी पार्टी। ठीक, राकेश जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। यासिर जिलानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिलानी साहब, आपके पास कोई राज्य में नेता तो है नहीं, ये राकेश जी कह रहे हैं, तो जनता आपके साथ किस बेसिस पे जाएगी, किस बेसिस पे आपको मतदान करेगी, वोट करेगी? देखिए, इस संगठन के दृष्टिकोण से दुनिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। उसके जो कार्यकर्ता हैं वो कमिटमेंट वाले कार्यकर्ता होते हैं, जो काडर हैं, वो जो बात उनको बताई जाती है वो नीचे अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित करने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप में चाहे वो मंडल का हो, जिले का हो, राज्य का हो, वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही सरकार अब तक बनाते हुए आया है। जो लोकप्रियता हमारे प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी और विराट हुई है, उसमें एक एक कार्यकर्ता सम्मानित, और उसी तर्ज पे हम लोग अपने कार्यक्रम को लेके चलते हैं। अब आपने जो आज का मुद्दा है आपका, जिस तरीके से आपने अलग अलग एजेंसियों के नंबर्स दिखाए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश में क्यों चुनाव जीतेंगे, मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता क्यों, मैं पहली बात कार्यकर्ता की कही, क्योंकि हमारा कैबिनेट मिनिस्टर भी भाजपा का कार्यकर्ता होता है, और वो कार्यकर्ता कमिटमेंट वाला होता है। अगर उनको कह दिया गया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो वो अपना कर्तव्य मान के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी होती, उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते, अब तक वहां से उन्होंने एक धड़ा अलग किया होता, एक ग्रुप अलग किया होता, और कांग्रेस में फूट पड़ जाती। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव लड़ने कमिटेड हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जमीन पे 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं लगातार। जो जनमानस के लिए हमने अब तक 16 से 17 सालों में जो काम किया है, उसको एक एक काम को जनमानस के सामने रख के उन्हें बता रहे हैं कि हमने आपके लिए किया क्या है। और हम इसलिए अपने आप में बिल्कुल निश्चिंत हैं कि मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनने जा रही है, और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अब तक काम किया है, इनको तो आप जैसे ही सरकार देंगे, कांग्रेस को ये जनता जानती है कि वो भ्रष्टाचार का
की सबसे बड़ी पर्याय बन जाएगी। भ्रष्टाचार के लिए चैंपियन रहे कमलनाथ के किरदार को और उनके राजनीतिक चरित्र को मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान जानता है। दिग्विजय सिंह के 10 साल की उस सरकार को जिसमें मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया, मध्य प्रदेश का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक जो युवा साथी है वो जानता है, इसलिए तो इनको मौका नहीं देते। जब भी मौका मिला है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो इन्होंने हालात अभी राजस्थान में किया है, राजस्थान का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। पूरे पिछले 5 साल में अगर आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखेंगे तो गहलोत वर्सेस पायलट और ये जो दूसरे 1-2 और नाम है, डोटासरा और 1-2 जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चेहरे हैं, ये आपस में लड़ते रहे, आपस में इनकी कुर्ता फाड़ने वाली। लेकिन यासिर जी राजस्थान में तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल आप अपनी हार को देखते हुए वहां पर जांच एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का उनका नाम नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति आपकी गड़बड़ाई हुई है, डेटा ही बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं सभी। एक राजनीतिक चरित्र और सबसे बड़ी राजनीतिक चरित्र ये है कि ये भारत की प्रीमियम जो एजेंसियां हैं उस पर विश्वास नहीं करते। जब इस एजेंसियों को इन्हीं के कार्यकाल में तोता कहा गया, जब उनको फ्री किया गया वो अपने तरीके से काम करती है। और आप दोषी तब पाए जाते हैं जब जांच का आधार बनता है, जब आप संदेह के घेरे कंप्लेन करता है, उसके बाद जांच होती है, उसमें आप सम्मिलित होते हैं तो आपके खिलाफ एजेंसी कार्रवाई करती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य पार्टी या कोई भी आम जन भ्रष्टाचार करेगा, उसको जांच एजेंसी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और उसका आधार जांच होता है, उसका आधार शक होता है, उसका आधार कंप्लेन होती है। ये नहीं कि आपके पास आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, मेरे पास जांच एजेंसी आ जाए मुझसे पूछताछ करने लगी। ये कांग्रेस के दिमागी दिवालियापन का सबसे बड़ा आजकल एक व्यवस्था चल रही है कि वो सीधे डायरेक्ट एजेंसियों पे प्रहार करते हैं। आप एजेंसियों पे प्रहार करने के बजाय अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करिए। आपकी नेता प्रियंका गांधी जाके जिस तरीके से जितने भी उल्लंघन कर रही है, चुनाव का उल्लंघन, उनके खिलाफ भी शिकायत हो रही है और वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकते हैं कि दोनों भाई और बहन पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिज्म के चक्कर में अपने भाई को लॉन्च करने की कोशिश में एक नारा दिया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 100% सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। ये भी भारत में, और अब तक कई राज्यों में कई चुनावों में पिछले 9-9.5 साल से जब से कांग्रेस की सत्ता गई है वो इतनी बौखलाई हुई है कि अपने राजकुमार को लॉन्चिंग चाहती है, लेकिन उनकी लॉन्चिंग हो ही नहीं पाती। चलिए ठीक है, आपने संगठन का जिक्र किया कि संगठन को कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और आपके हमारे जो परिपाटी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीज और सुन लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास आधारित है। हम किसी के साथ बिना भेदभाव किए, हमारा जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, विकास, विश्वास। और लाल किले के प्राचीर के बाद जब प्रधानमंत्री प्रयास की बात करते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। और उसका उदाहरण है जो G20 जैसी जब व्यवस्था भारत के अंदर आती है, सर्वश्रेष्ठ दुनिया के देश भारत में आते हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की बात करते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था का कमिटमेंट होता है, तो भारत की जनता, राज्य की जनता विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी के दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। और नरेंद्र मोदी इसलिए विराट चेहरा है, इसलिए बड़ा चेहरा है कि वो जो बात कहते हैं उसमें किसी तरीके का कोई इधर उधर हेर फेर नहीं होता। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी देखती है, वो मैनिफेस्टो पूरा करती है। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक जी पास। भारतीय जनता पार्टी पे हर राज्य में लोग विश्वास कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी। देखो, जिलानी जी से एक बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा विकास हुआ है। तो एक वर्ल्ड में बहुत विशेष एक मैगजीन है, उसका नाम है फोर्ब्स। वर्ल्ड में जो सबसे पैसे वाले हैं उद्योगपति है, उनका वहां पे लिस्टिंग किया जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, 2013 में गौतम अदानी जी का फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से 179 नंबर पे थे वर्ल्ड में सबसे पैसे वालों, और 2023 में वो वर्ल्ड के टॉप 3 में आ गई। तो हमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है कि तुम मुझे एक चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और पूरा देश देख रहा है कि
2014 से 2023 के बीच में किस उद्योगपति को कितना धंधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो तो देश ठीक है, इसीलिए आज आपके साथ ना उद्योगपति है, न युवा है, न बुजुर्ग है, न जो नया मतदान अभी बना है मतदाता जो 18 साल का है, उससे भी अगर आप अपने राज्य में खास करके मध्य प्रदेश में पूछेंगे यूथ के बीच में जाके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, वो भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं तमाम जेके 24/7 के भी पत्रकार और जो भारत के पत्रकार हैं जो मध्य प्रदेश में इस वक्त कवर कर रहे हैं, उनकी स्टोरी को मैं देख रहा हूं। हर राज्य में, हर जिले के अंदर, हर जनपद में जहां पे युवाओं से जब राय लिया जाता है, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, और जब बुजुर्ग से लिया जाता है तब भी वो नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट करते हैं। जब एक बीच मिडिल एज के लोगों के बीच में जाती है मीडिया, तब भी वहां पे। तो क्या बात है कि आपके नेताओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? कहां आपने इस तरह का चरित्र क्यों खड़ा किया है कि लोग आज आपसे दूर हो गए? जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी थी, जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता थे, आज वो 50 लोकसभा की सीटों पे सिमट के रह जाती है। तो ऐसा आपने इस पूरे, जिसकी सत्ता 70 सालों में 57 साल जिसके पास भारत की हुकूमत बागडोर रही, जिसके घर के 3-3 लोग प्रधानमंत्री रहे, जो परिवार पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहा था, आज वो हाशिए और हताश और निराश है कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के सामने नाक रगड़ के उनके साथ गठबंधन कर रहा है। ये एक बड़ी चिंता की विषय है जिसको आपको सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, राकेश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद तो ये बीच में काट दिया, इसलिए मैंने बीच में बात करना उचित नहीं समझा क्योंकि वो बात कर रहे थे। देखिए, आपने कहा छोटे छोटे दलों के साथ कांग्रेस का सहारा लेना पड़ता है। आज हमने अलायंस बनाया, 27 पार्टियां उसमें हैं, आपने 37 पार्टियों को सहारा दिया है जिलाने की। तो आप देश की जनता को बैठ के गुमराह मत करिए ना, आप भी तो 37 पार्टी को इकट्ठा लाना पड़ रहा है। जिस अजित पवार को आप जेल भेजना चाह रहे थे, यही मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। भोपाल के ऊपर मंच पे खड़े होकर प्रधानमंत्री कह रहे थे महाराष्ट्र का किचन घोटाला, कौन सा किचन के मंत्री? अजित दादा पवार। 4 दिन के बाद अजित पवार आ जाते अपना गठ तोड़कर और उसको आप डेप्यूटी सीएम बनाते। तो राकेश जी, क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप अजीत पवार को बताएंगे कि अजीत पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे भ्रष्टाचारी, और फिर उन्हीं को शामिल कर भोपाल में खड़े होकर कह रहे थे कि नहीं, वही हम पूछ रहे हैं कि यही मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। जानना चाहता हूँ, अगर योगेश जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और जिलानी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी है, तो जेल भेजिए ना। आपको किसने रोका हुआ है? राजस्थान में अगर कोई घोटालेबाज है, जेल भेजिए। ये नहीं कि आचार संहिता लगने के बाद आप रेड करा रहे हो, तो पूरा जेल तो भेजेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे। सब लोग बच्चा आज गाँव में जाता और ये हम नहीं भेजेंगे, ये भारत की जांच एजेंसियां भेजेंगी। भारत के जिन राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, पुलिस फोर्स, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजेगी। आपने जो किया हुआ है गलती, जब आपकी जांच के संदेह के दायरे में आप आएंगे, आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप जेल जाएंगे। 95% केसेस अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ है। आप 5% केसेस भी अपने ऊपर नहीं लेते, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसके इशारे पे काम कर रहा है? हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, हमारे यहाँ अपराध पे 0 टॉलरेंस है। हमारी सरकारें जहाँ जहाँ है वहाँ पे गुंडे अपराधी उस राज्य को छोड़ देते हैं। तो ये कमिटमेंट वाली सरकार है। आपके यहाँ ढीलापन रहता है, आप लोग अपराध को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए आप जांच के संदेह में आ जाते हैं। और फिर जब आप ईडी का रेट अगर आपके यहाँ पड़ेगा, आपके यहाँ से कैश पैसे बरामद होंगे, तो दूसरे के यहाँ कैसे रेट बढ़ेगी? ये बताइए। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, यहाँ की 5 राज्यों में आप देख लें, 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस अपना परचम लहराई। चलिए ठीक है राकेश जी, ठीक है, परचम कौन लहराएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, आप किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और ये जिस तरीके से जो आंकड़े अभी हमने दिखाए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, इसमें तो आप जिस पार्टी को हराने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं।
चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही शायद। सौरभ दुबे जी, देखिए अभी अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, तो क्या ये सारे मुद्दे हावी रहेंगे इन 5 राज्यों के चुनाव में, कि वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा? जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या जिन राज्यों में मध्य प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकारों की तरफ से क्या कुछ काम किए गए हैं उन कामों को भी जनता के बीच में रखा जाएगा, या फिर केवल आरोप और प्रत्यारोप के दौर पर ही ये पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा और जनता किसके साथ जाएगी ये वक्त बताएगा? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को आपने भी सुना, मैंने भी सुना। हाँ। और सुनने में स्पष्ट रूप से नजर आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जो है नेता, नीति और नियत तीनों का अभाव है। अभी जिस प्रकार से यासिर जिलानी जी ने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास कौन से नेता लोकप्रिय हैं और संगठन किस प्रकार से कार्य करता है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो सीधा सीधा कोई जवाब देने की बजाय वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के कि वहां पर ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मतलब उनके पास अपने नेताओं की कोई सूची नहीं है कि हमारे कमलनाथ जी ने ये घोषणाएं की, हम आएंगे तो मजबूती के साथ इसको लेकर के आएंगे, हमने ये वादे राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए, तो हमारी सरकार बनेगी तो हम इस चीजों को यहाँ पर रखेंगे। जब इस प्रकार से टेलीविजन के ऊपर, राष्ट्रीय चैनल के ऊपर आप अपनी बात नहीं रख पाते कोई भी प्रवक्ता, तो जनता जो उसको देख रही है उसको समझ में नहीं आता कि हम इनको किस आधार पर वोट करें। हम सिर्फ इस आधार पर वोट करें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या अपनी कुछ चीजें बता रहे हैं, अपनी कुछ योजनाएं लाने की बात कर रहे हैं, हम उस आधार पर वोट करें। तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आता है। यही बात मैंने आगे कही थी आपको, हाँ। कि जब रैलियां होंगी आगे चल करके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि जो जनता है उससे कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, वहां की स्थिति क्या हुई? हिमाचल में भी उन्होंने रैली की थी। कांग्रेस ठीक कह रही है, कांग्रेस ठीक कह रही है, मैं सहमत हूं कांग्रेस की बात से। हाँ। देखिए, कांग्रेस ने जो कर्नाटक और हिमाचल में एक फ्री की रेवड़ी का जो मॉडल अपनाया आम आदमी पार्टी को कॉपी करके, तो जनता कभी ना कभी ये सोचती है कि चलो यार एक बार देखते हैं ट्राई करके। लेकिन आज हिमाचल का क्या हाल है, आज कर्नाटक का क्या हाल है? अपने ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार का खजाना खाली हो चुका है और केंद्र सरकार से बड़ी बड़ी डिमांड की जा रही है कि आप हमको पैसा दीजिए। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी का साफ साफ कहना है कि आप आत्मनिर्भर भारत है, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, फ्री की रेवड़ी हम नहीं दे पाएंगे, आप हमको चुनाव में जिताइए या मत जिताइए। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत को आपने सुना होगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब वो अपनी गारंटियां गिना रहे थे, 7 गारंटियां, तो उस दौरान वो कह रहे थे कि हमने पूरा प्लान कर रखा है कि पैसा कहां से आएगा और किस पैसे को कहां से इन्वेस्ट करना है, कैसे इन प्लानों को धरातल पर उतारना है, इन गारंटियों को जनता तक पहुंचाना है, वो पूरा उन्होंने खाका तैयार कर रखा है, वो कह रहे थे। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने इसमें जो है योगेश जी, जब कोई लोन मांगता है ना बैंक से, और जो पहले ही बैंक करप्ट होता है, उसके पास पैसा ही नहीं होता, उसके पास खजाना ही नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें जरूर बताता है आकर के कि हम आएंगे तो ऐसी ऐसी योजना लाएंगे, पैसा यहां से लाएंगे। अरे भाई, आप ऐसे ही कंगाल पड़े हो। कांग्रेस जो है वो अब एक तो कुतर्कों से भी है माहिर, कुतर्कों में भी माहिर है, दूसरी चीज उसके पास जो अब कांग्रेस कंगाल हुई पड़ी है, तो वो योजनाओं की बात कर रही है, तो कौन सी योजना लाएंगे? जिस प्रकार से आपने कर्नाटक में लाए थे वही योजना लाएंगे, या जो हिमाचल में लाए थे वो लाएंगे? अरे भाई, आप अपने जो है पार्टी, अशोक यादव जी बताइए, अशोक यादव जी रात के 1 बजे तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश जी टिकट का इंतजार करते रह गए, इन पर भरोसा किया, गठबंधन में आने की बात कही, रातों रात इनको धोखा दे दिया अपनी। जो ऐसे लोग जो अपनी गठबंधन की पार्टी को धोखा दे सकते हैं, वो जनता को धोखा देने में जो वादों की झड़ी लगा रहे हैं, उस पर जनता कितना विश्वास करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी जब रैलियां आएंगी निकल करके और जब चुनाव में वोट डालने जाएगी तो जनता डालेगी। राकेश जी, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया सौरभ जी ने। वो कह रहे हैं कि जब अपनों को धोखा दे दिया, अपने साथी को धोखा दे दिया, तो जनता किस बिहार पे आप पे विश्वास करेगी? अखिलेश यादव जा रहे हैं मध्य प्रदेश, रैलियां कर रहे हैं, उनके तेवर तो आप देख ही रहे होंगे, क्या तेवर नजर आ रहे हैं? कांग्रेस पर किस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं? सौरभ जो जी है, जो आप विश्लेषण करके बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो पूरा से पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रवक्ता घोषित करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है
कि 5 केंद्रीय मंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपना पद छोड़कर एमपी का पद छोड़कर एमएलए की चुनाव लड़ रहे, आपकी दृष्टि है, आप इसको नेगेटिव देख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रयोग है, अगर आपको लगता है कि नहीं बन जाए तो आप हटा दीजिए ना, प्रवक्ता बन के आइए ना। तो आपको तो मौका दे दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। अगर नेता नहीं है उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास और केंद्र से मंत्री लाके उतारे गए हैं, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। आप इसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ आता तो है नहीं, कहाँ से आपको बुला रहे थे विश्लेषण करके? शुरू से आपके भले की बात, आपको ये दिखाई दे देता है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी दुर्भाग्यवश आपकी सरकार बन जाती है तो सरकार टूटने में भी आपका टाइम। दुबे जी, आप ये चाकू का रिश्ता करना बंद कर दिए, ये भारतीय जनता पार्टी का और थोड़ा खान करिए तो अच्छा रहेगा। आपका विश्वास। अब देखिए, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, आप निजी टिप्पणी करने लगे। अरे आप अपनी योजनाओं के बारे में तो बताइए। आप कांग्रेस मध्य प्रदेश में किस आधार पर जनता उसको वोट करे? क्या आपने एक बार भी इसको बोली? आपने एक बार भी कहा कि हमारे चेहरे ये होंगे और ये प्रचार प्रसार करेंगे? क्या राहुल गांधी के भरोसे आप बैठे हैं? क्या आप दिग्विजय सिंह के भरोसे बैठे हैं? आपके पास जो प्रचार करने वाले नेता है वो कौन है जरा बताइए? वो वही नेता है जिनकी लुटिया पहले डूब चुकी है, जो लुटिया जिनकी डूब चुकी है, जो छुटी हुई कारतूस और फूकी हुई बंदूकें हैं, वही आपके पास प्रचार प्रसार के लिए नेता बचे हुए हैं। और आपकी जो पार्टी जो आपके गठबंधन में है उसके साथ भी आपने बहुत अच्छा नहीं किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक वही व्यवहार करेगी जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में किया। और इस बात को अखिलेश यादव जी ने खोल करके बोला। आप राकेश जी ने अपनी योजनाएं बताइए ना। आप टेलीविजन पे, राष्ट्रीय टेलीविजन पे आप भारतीय जनता पार्टी की कमी गिनाने की बजाय आप अपनी उपलब्धियां बता दीजिए भाई। आप अपनी उपलब्धियां बताइए। अच्छा, एक सेकंड, सौरभ जी आपको रोकेंगे जरा, सौरभ जी आपको रोकेंगे जरा। राकेश जी, अच्छा एक यहाँ पर ये बताइए आप, अब हमने हमारा जो सवाल था, आप दुबे जी भी मत जाइए, पहले हमारा सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आते सौरभ जी पे कि अखिलेश यादव किस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं। आपका खेल वहां पर बिगाड़ते नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपको याद होगा पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीटें निकाल के लाई थी, 5% वोट गए थे। और जो लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक का हम जिक्र करें, सियासी गलियारे हल्कों का जिक्र करें, वहां जो चर्चाएं होती हैं कि 12 से 13 सीटों का कांग्रेस का नुकसान हुआ था। और इस फॉर्म में अखिलेश यादव इस बार नजर आ रहे हैं, ये तो बड़ा झटका देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी फायदा होता नजर आ रहा है फिर तो। देखो, अगर फायदा हुआ होता ना तो ये लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, केंद्रीय मंत्री को, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ाते। वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन है, कम से कम हमारे यहाँ ये है कि हम किसी को कहीं भेज दे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हम उतार रहे हैं मैदान में, तो वो नानुकुर नहीं कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं ठीक है, जो संगठन का आदेश वो सर्वोपरि है। लेकिन आपके यहाँ अगर ऐसा होता तब तो 2 फाड़ हो गए। अभी जिलानी साहब यही तो कह रहे थे कि आपके यहाँ अगर ये स्थिति होती तो 2 फाड़ हो गए होते। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये नौबत क्यों आई है? आप तो सरकार चला रहे हैं ना, तो आपका तो मेजोरिटी वहाँ पे सरकार चला रहे हो, तो आपको तो ये नौबत नहीं आना चाहिए। आप तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी भी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को चुनाव लड़ा दीजिए। आपको क्या जरूरत है शासन में एमपी को लड़ाने का? तो ये दुबे जी जो कह रहे थे ना कि मध्य प्रदेश बोले, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जनता का मन साफ है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी की सीरीज ऑफ प्लानिंग के पीछे कोई फायदा नहीं होगा। जो हाल कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हुआ वही हाल ये 5 राज्यों में होगा। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करेगी। आपने 7 कैंडिडेट क्यों बदल दिए? आपने राकेश जी 7 कैंडिडेट अब क्यों बदले? आपने पहले टिकट किसी को दिया, फिर उसके बाद क्यों चले? केंद्रीय मंत्री थे क्या दुबे जी? जिनको बदले वो केंद्रीय मंत्री थे। अरे केंद्रीय मंत्री होते तो बहुत अच्छी बात होती। अगर आप दिग्विजय सिंह को अभी टिकट दे दीजिए, वो स्टैम्प पेपर पर लिख के लेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तभी चुनाव लड़ूंगा। ये भारत का नागरिक जानता है कि दिग्विजय सिंह किस प्रकार से सत्ता के लिए अपनी ही पार्टी के अंदर विद्रोह करते हैं। आपकी पार्टी के अंदर सत्ता के लिए विद्रोह होता रहा है।
यहाँ पर अभी यासीन जी ने जैसे बताया था कि हमारा चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तो भी एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर के कार्यकर्ता चुनाव व्यापम घोटाला के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप राजनीति। अच्छा ठीक है सौरभ जी एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। ठीक है, घोटाले आप जनता के बीच में लेके जाइए राकेश जी, और जनता उसको कितना एक्सेप्ट करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रही है, जो आपके ऊपर आरोप लगा रही है, वो कितना इफेक्ट कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। सौरभ जी, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना इफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसमें भी तर्क ये दिया जाता है कि लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या लगता है, क्या ये कुछ फर्क डालेंगे ये चुनाव के नतीजे? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, और हर एक चुनाव का महत्व होता है। राजनीति के अंदर कोई भी चुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। और चूंकि लोकसभा के बहुत नजदीक है ये सारे विधानसभा चुनाव, तो इस विधानसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि ठीक 3-4 महीने बाद फिर वापस से वही रैलियां, फिर वापस से वही मुद्दे आने हैं। तो कम से कम ये तय हो जाएगा कि जनता जो है वो किन मुद्दों को पसंद कर रही है, किन मुद्दों पर अपना वोट देना चाह रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश के अंदर रही और जो केंद्र के अंदर रही, उसको उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, इस पर जरूर जनता अपना ठप्पा लगाएगी। उसी प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की योजनाएं सफल हुई तो उस पर जनता ठप्पा लगा देगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पलड़ा की ओर जा रहा है लोकसभा का। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं सभी के, वो अपने गिरेबान में झांक करके सर्वप्रथम अपनी योजनाओं को मजबूती के साथ किसी भी चैनल पर जब बैठे तब उसको रखें, और जो उनके चेहरे हैं जो प्रचार प्रसार करने जाए, बिल्कुल ये सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के लिए मैं मानता हूं कि अपनी योजनाओं का, अपने किए गए कामों का अगर बखान करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा असर पड़ेगा जनता के बीच में भी, और लोग समझेंगे कि उन्होंने किया क्या जनता के लिए, जनता ने जिनको चुना वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी राजनीतिक दलों के लिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और लगातार जिस तरीके से जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, अभी रैलियों का दौर बड़ा तेजी से और बढ़ेगा, और उसके बाद जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो चुनावी सर्वे सामने आए हैं, इनके आंकड़े अभी कितने बदलते नजर आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में किसकी सरकार बनने वाली है ये वक्त बताएगा जनता के हाथ में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।